प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए पूरे फिजिक्स क्लास 10 के पूरे फिजिक्स का जो 5 चैप्टर का है, उन पांचों चैप्टर्स का देखिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेकर के आए। आपको अगर यहाँ दिख रहा हो तो पांचों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपके लिए लेकर के आए, है ना। और इन ऑब्जेक्टिव्स को आपको इस तरीके से हम करा दे रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम में जब पहुंचे तो फिजिक्स का क्वेश्चन आपसे एक भी ना छूटे। देखिए ये विद्युत परिपथ का हो गया, तो सारा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। ये पूरा फिजिक्स का पूरा जो आपके पास 5 चैप्टर का है, उन पांचों चैप्टर का देखिए विद्युत और चुंबकत्व के मूल सिद्धांत, तो 60-60 क्वेश्चन हर चैप्टर से हम उठाए हैं। और इन 60-60 चैप्टर का अगर 5 चैप्टर का आप मिला लो तो टोटल आपके पास 300 क्वेश्चन हो जाता है। तो बस आप बैठिए, 1 से 1.5 घंटे का ये पूरा रिकॉर्डेड वीडियो है, आप इसको देखिए और मजे से इस पूरे 300 क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए और एग्जाम में रिलैक्स होकर के जाइए। बाकी केमिस्ट्री का भी इसी प्रकार से आपका मैराथन जो है अपलोडेड है और बायो का भी अपलोडेड है। तो आप जाइए चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाइए और वहां पर जाकर के आप देख लीजिए, सब बना करके रखा हुआ है। क्लियर है बात? चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले टॉपिक के क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या है, परावर्तन और समतल दर्पण से। पहला क्वेश्चन है कि परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है। तो परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है, तो सभी परावर्तक सतहों पर लागू होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो समतल दर्पण हो। जहां सभी परावर्तन होने की संभावना है उन सभी जगहों को हम लोग उन सभी जगहों से यह संभव है। ठीक है, कोणों का संबंध, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच संबंध है। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण जो है दोनों एक दूसरे के बराबर होता है, I बराबर R होता है। क्लियर बात? परावर्तन के दौरान I बराबर R होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो जब आप आईने में देखते हो तो कैसा प्रतिबिंब बन रहा होता है ना। तो आपके साइज के तो बराबर बनेगा, ठीक है, आपके साइज के बराबर बनेगा, लेकिन क्या वो वास्तविक होगा? नहीं, वो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। समतल दर्पण से हमेशा कैसा बनेगा? आपका काल्पनिक बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। अगला है प्रतिबिंब की दूरी। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो कितनी होती है? जितना दूरी वस्तु का है उतना ही दूरी आपका किसका होगा? प्रतिबिंब का होगा। यहां आपको फोटो के माध्यम से दिखाया भी गया है, आप इसको देख लो, एकदम बराबर दूरी। क्लियर है बात? अगले पर आइए, अगले सवाल पर। समतल दर्पण का आवर्धन, समतल दर्पण का आवर्धन होता है, तो समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? 1 होता है। समतल दर्पण के आवर्धन का मान कितना होता है? 1 होता है। अगले सवाल पर चलिए, अब है गोलीय दर्पण पर। ठीक है, गोलीय दर्पण जिसमें अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण को ही हम लोग क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहा जाता है। फोकस का इकाई क्या है, तो फोकस का इकाई क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पर फोकस का इकाई जो है वो मीटर हो जाएगा, क्योंकि फोकस जो है दूरी को बताता है ना, तो दूरी मीटर में ही बताते हैं। ठीक है, आप फोकस को सूचित किससे करते हैं? एफ द्वारा सूचित करते हैं। अगला ऋणात्मक फोकस, तो यदि एफ ऋणात्मक हो तो दर्पण कौन सा होगा? तो दर्पण कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण होगा। यदि एफ यानी फोकस का मान ऋणात्मक होगा तो आपका दर्पण कैसा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण की बात करते हैं, उत्तल दर्पण को कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। और दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, ये होता है दर्पण सूत्र। यहां देखिए ये है आपका कॉनकेव मिरर और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, दोनों बनाया गया है, यहां आप सामने से देख लेना। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो पहला सवाल, दर्पण का आवर्धन का सूत्र क्या है भाई? तो दर्पण के आवर्धन का जो सूत्र होता है वो m बराबर HI बाई H नॉट होता है या V बाई U होता है, यानी दोनों सूत्र हो जाएगा।
m बराबर एच आई बाई एच नॉट या m बराबर v बाई यू, ये दोनों सूत्र काम करेगा। अगला, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है तो कैसा होगा, तो हमेशा काल्पनिक और छोटा होगा। उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो हमेशा काल्पनिक और छोटा होगा। अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल कहता है अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब। तो अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब की जब बात कर रहे हैं तो यहां देखिए क्या हो जा रहा है कि अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है जब वस्तु, तो वस्तु कहां पर उपस्थित हो, तो वस्तु हमेशा कहां उपस्थित होना चाहिए, फोकस पर, फोकस पर, ठीक है, फोकस पर उपस्थित होगा तो वास्तविक निर्मित होगा। अगला आइए, अगला है कि यदि आवर्धन ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। यदि आवर्धन का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, किस लिए यूज करते हैं, सेविंग मिरर में यूज करते हैं, है ना, सेविंग मिरर में यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। अगला, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, वाहन के रियर व्यू मिरर में, है ना, वाहन के रियर व्यू मिरर में। इसमें देखो यहां पर ये आपका है ना, इसमें। अगले में आइए, वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को कहां प्राप्त कर सकते हैं, केवल स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं। टॉर्च में प्रयुक्त दर्पण, टॉर्च में प्रयुक्त दर्पण, टॉर्च में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है, तो अवतल दर्पण प्रयुक्त किया जाता है ना, क्योंकि ये लाइट को क्या करता है, फैला देता है ना, फैलाने के कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कह देते हैं। अगला, काल्पनिक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को किससे प्राप्त किया जा सकता है, केवल कागज से प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो केवल आंख से, केवल आंख से प्राप्त कर सकते हैं। अगला, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की अधिकतम चाल कब होगी, निर्वात में, है ना, निर्वात से कम किस में हो जाएगा, निर्वात से कम वायु में, वायु से कम द्रव में, और सबसे कम ठोस में, ठीक है। अपवर्तन का नियम किसने दिया, तो अपवर्तन का नियम किसने दिया है, स्नेल ने, स्नेल के द्वारा दिया गया था अपवर्तन का नियम। ओके। अगला, प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर तो क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। यहां देखिए, यहां पर आपको ये फोटो बनाया गया है, जब ये ऊपर से आया और ऊपर से आकर के नीचे मुड़ा तो क्या हो गया, थोड़ा सा नीचे की ओर, ऐसे सीधा अब न जा करके ऐसे ऐसे ये मुड़ गया, ठीक है। तो जब मुड़ जाता है तो हम इसको कह रहे हैं कि भाई मुड़ गया है, तो यहां पर क्या हो गया है कि अभिलंब की ओर मुड़ गया है। क्लियर है बात। अगला, अपवर्तन में प्रकाश की चाल, तो अपवर्तन में प्रकाश की चाल बदलती है। क्लियर है। अगला, अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल, तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अपवर्तनांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है प्रकाश का चाल, देखिए यहां पर अगर हम आपको दिखा दें, देखो क्या लिखा गया है कि अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश का चाल, तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जैसे जैसे अपवर्तनांक का मान बढ़ाओगे प्रकाश का चाल क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अगले सवाल पर चलिए। अगला कह रहा है अपवर्तनांक का सूत्र है, तो अपवर्तनांक का सूत्र क्या हो जाता है, तो म्यू बराबर सी बाई वी। सी जो होता है वो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है और भी जो होता है वो किसी भी माध्यम में प्रकाश का चाल होता है, यही अपवर्तनांक होता है। कांच का अपवर्तनांक लगभग होता है, तो कितना होता है, 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, तो म्यू बराबर सी बाई वी। कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है भाई, तो 1.5 अभी जस्ट देखे। जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, तो 1.33 होता है। अपवर्तनांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, सभी पर निर्भर करता है, ताप पर, माध्यम पर, तरंगदैर्ध्य पर, सभी पर निर्भर करेगा। निर्वात में अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो निर्वात में 1 होता है। क्लियर है बात ना, निर्वात में 1 होता है, सबसे कम निर्वात में है, और इसी कारण प्रकाश का चाल होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस परिचय और प्रकार।
तो ये तो उत्तल लेंस आपको दिख रहा होगा, ये आपको अवतल लेंस दिख रहा है, दो है ना, एक उत्तल लेंस अपसारी और एक अभिसारी। अगला देखिए, अब इसको अभिसारी इस कारण से कहते हैं ना क्योंकि ये फैला देता है, क्लियर, और ये अपसारी इस कारण क्योंकि ये देखिए आगे से जाकर के एक जगह पर ले आकर के मोड़ दे रहा है, तो इस कारण से, क्लियर है बात। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, लेंस की फोकस दूरी मापी जाती है, तो कहां से मापी जाती है, तो ऑप्टिकल केंद्र से, यहां से एकदम बिंदु से, है ना, फोकस दूरी यहां से मापा जाएगा, यहां से मापा जाएगा, उत्तल लेंस कहलाता है, तो उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाएगा, अवतल लेंस कहलाता है अपसारी लेंस कहलाएगा, क्लियर है बात। उत्तल लेंस अभिसारी, अवतल लेंस अपसारी। अगला, उत्तल लेंस का फोकस दूरी होता है तो क्या होता है, धनात्मक, उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक, अवतल लेंस का फोकस दूरी होता है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट, लेंस सूत्र और क्षमता, ठीक है, तो क्षमता P बराबर 1/f, लेंस सूत्र क्या है, तो लेंस सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, वहीं दर्पण में माइनस की जगह प्लस हो जाता है, ठीक है। शक्ति का इकाई क्या है, तो शक्ति का इकाई जो है वो क्या है, डाईऑप्टर है ना, ये डाईऑप्टर, P बराबर 1/f होता है, तो इसको डाईऑप्टर कहते हैं, इसका मात्रक जो है। शक्ति का सूत्र क्या है, तो शक्ति का सूत्र P बराबर 1/f हो जाता है। उसके बाद आइए, अधिक शक्ति वाला लेंस होता है, तो अधिक शक्ति वाला लेंस वो होता है जिसका फोकस दूरी क्या हो, कम हो, यानी कम दूरी पर ही क्या करे, वो इमेज का निर्माण कर दे, तो कम फोकस दूरी वाला होता है। यदि f का मान 50 सेंटीमीटर है तो शक्ति कितना होगा, तो f का मान अगर 50 है तो सोचिए कि यहाँ पर 1/50 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिए, तो फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो पहले मीटर में इसको बदलो, तो 0.5 मीटर हो गया, तो 0.5 रख दो, तो कितना आ जाएगा, 2 डाईऑप्टर हो जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, 2 डाईऑप्टर हो जाएगा, ठीक है। अगले सूत्र पर चलिए, अगले के सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है हम लोगों से कि देखिए यहां पर है कि उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है जब वस्तु, तो जब वस्तु कहां हो, तो वस्तु को हमारा फोकस के बाहर, तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो काल्पनिक और छोटा होता है हमेशा। उत्तल लेंस का उपयोग कहां करते हैं, तो आवर्धक कांचों में इसका उपयोग किया जाता है। लेंस की शक्ति ऋणात्मक होगी जब लेंस कैसा हो, अवतल लेंस हो, लेंस की शक्ति ऋणात्मक होगी जब लेंस कैसा हो, आपका अवतल लेंस हो, क्लियर है बात, लेंस कैसा हो, अवतल लेंस हो। उत्तल लेंस का आवर्धन धनात्मक होगा जब प्रतिबिंब कैसा हो, काल्पनिक हो, उत्तल लेंस का आवर्धन धनात्मक होगा जब प्रतिबिंब कैसा हो, तो काल्पनिक हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए मानव नेत्र और उसके संरचना पर आइए। देखिए, मानव नेत्र का लेंस होता है, मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है भाई, उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र का लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। यहाँ देखिए ये लेंस है, ये लेंस है ना, मानव नेत्र का लेंस कैसा होगा, उत्तल होगा। अगला, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो कैसा होता है, उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। ये ना रेटिना है, यहाँ दिखाया गया, देखिए। परितारिका का कार्य क्या है, परितारिका जिसको आइरिस भी कहते हैं, इसका कार्य क्या है, तो ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है ना, जब हम लोग धूप से अंधेरे में आ जाए या अंधेरे से धूप में जाए तो हमारे आंख पर असर पड़ता है, तो परितारिका का ही काम है, वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला, नेत्र का प्रकाश संवेदी भाग, तो नेत्र का प्रकाश संवेदी भाग जो है वो कौन हो जाएगा, रेटिना हो जाएगा। अगला है, अंध बिंदु पर कोई भी प्रकाश संवेदी कोशिका नहीं है, कोई भी प्रकाश संवेदी कोशिका नहीं है। नेक्स्ट, अगला है, मायोपिया में व्यक्ति नहीं देख पाता है, तो मायोपिया में व्यक्ति किसको नहीं देख पाता, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष ना, तो निकट दृष्टि दोष में हम किसको नहीं देख पाते हैं, है ना,
तो दूर की वस्तु को, नजदीक वाला निकट दृष्टि, देखिए उल्टा हो जाता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष उल्टा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में आप नजदीक वाले चीजों को आसानी से देख लेंगे, लेकिन दूर वाला नहीं दिखेगा। और दूर दृष्टि वाले में क्या होगा कि दूर वाला आपको आसानी से दिख जाएगा और नजदीक वाला नहीं दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये निकट दृष्टि दोष वाला है बनाए हुए, और ये आपका क्या है, दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष को, सॉरी निकट दृष्टि दोष के लिए, तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर अवतल लेंस लगाया जा रहा है। देखिए मायोपिया का सुधार किया जाता है किसकी मदद से, उत्तल लेंस की मदद से। मानव नेत्र का सामान्य दूर बिंदु होता है, तो सामान्य दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। याद रखना दूर बिंदु अनंत होता है। नजदीक वाला बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन जो दूर बिंदु होता है वो अनंत हो सकता है, हम कहीं तक भी दे सकते हैं। अगला दूर दृष्टि दोष, या जिसको दूर दृष्टि दोष जिसको कहते हैं, और जरा दृष्टि ये तो आपका बुढ़ापे में होता है ना। आइए देखिए हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष में आदमी क्या नहीं देख पाता है, तो नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस का यूज करते हैं। कौन सा लेंस यूज करेंगे, उत्तल लेंस का यूज करेंगे, ठीक है ना, उत्तल लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया का सुधार किससे करते हैं, उत्तल लेंस के द्वारा करेंगे। वृद्धा अवस्था में कौन सा दोष पाया जाता है, तो प्रेस बायोपिया, जिसको हम लोग जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं, है ना, जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, प्रकाश रंग और वर्ण विक्षेपन। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, क्या होता है, सबसे अधिक, और सबसे कम किसका होगा, तो बैगनी का, बैगनी का। ये वाला पढ़े हैं ना, बैजानी पीनाला, बैगनी जामुनी, बैगनी जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य लाल का और सबसे कम बैगनी का, और सबसे ज्यादा आवृत्ति जो है, आवृत्ति वो बैगनी का, सबसे कम लाल का। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम। श्वेत प्रकाश का विच्छेदन, तो श्वेत प्रकाश का विच्छेदन आप किसकी मदद से कराते हो, यहाँ पर प्रिज्म की मदद से। वर्ण का विक्षेपण किससे होता है, वर्ण विक्षेपण प्रिज्म की मदद से, है ना, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम कह देते हैं। इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो अपवर्तन और परावर्तन यहाँ दोनों हो रहा होता है साथ में, जिसको आप विक्षेपण कहते हैं। अगला विबग्योर में वाई का अर्थ क्या है, तो वाई का अर्थ येलो है, वाई मतलब पीला, है ना। बैजानी पीनाला को इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, विबग्योर, है ना, और रेड, ऑरेंज, येलो। अगले पर, तो ये आपका जो है ना, ये चैप्टर जो 60 क्वेश्चन का था, प्रकाशिकी और मानव नेत्र, ये हम लोग खत्म कर चुके हैं। क्लियर है बात ना। अब हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं, जो हमारा है कौन सा, तो ये है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार, इन्हीं दृश्य तरंगों के कारण, इन 7 रंगों के कारण हमारा जीवन जो है रंग बिरंगा है। इन्हीं 7 रंगों के कारण, इन्हीं 7 रंगों से मानकर चलो कि 48 मिलियन रंग लगभग बनते हैं। 48 मिलियन समझ रहे हो, 1 मिलियन में 10 लाख रंग होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 48 मिलियन रंग लगभग माना जाता है कि हमारे अगल बगल है, और भी हो सकते हैं। बाकी ये आपका आंख है, ठीक है, आंख है, ये आंख का संरचना है। हम लोग बढ़ रहे हैं इसके क्वेश्चन की तरफ बिना समय को गंवाए, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे हम अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से अपीयर हो सके। आइए शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र का आकार लगभग, ठीक है, तो किस पर है, तो कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया पर ही मानव नेत्र का आकार लगभग, ठीक है। तो मानव नेत्र का आकार लगभग मतलब कैसा होता है, तो गोलाकार होता है, ठीक है, ये गोलाकार हो जाता है। अगला, मानव नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग कौन सा हो जाएगा, तो बाहरी पारदर्शी भाग देख रहे हो यहाँ पर, रेटिना, सॉरी कॉर्निया, ठीक है ना, ये कॉर्निया आपको दिख रहा है, सबसे बाहरी भाग जो है, तो ये कॉर्निया। मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश सबसे पहले कहाँ होता है, तो कॉर्निया से होता है। मानव नेत्र में जल जैसा द्रव कौन सा पाया जाता है,
तो जल जैसा जो द्रव पाया जाता है उसको हम लोग विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर दोनों कहते हैं। तो ये आपका ये दोनों हो जाएगा। मानव नेत्र में प्रकाश संवेदी परत कहलाती है, क्या कहलाता है? रेटिना। प्रकाश संवेदी परत जो है वो क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। आगे आइए देखिए, ये जो डार्क वाला हिस्सा है इसको पुतली कहा जा रहा है, यहाँ देख रहे हो। ये परितारिका है उसके चारों तरफ, ठीक है। ये आपके आंख का लेंस है। ओके, अब आइए यहाँ पर आधारित जो है क्वेश्चन उसको करते हैं। आंख का रंग निर्धारित करता है, कौन निर्धारित करता है? परितारिका। ये जो परितारिका है पुपिल के अगल बगल जो है मौजूद, यही आपका आंख का रंग निर्धारित करता है। तो परितारिका, परितारिका का रंग निर्धारित करता है। कौन निर्धारित? परितारिका का रंग निर्धारित करता है। किसका रंग निर्धारित करता है? आंख का रंग निर्धारित करता है। क्लियर है बात? परितारिका का रंग निर्धारित करता है आंख का रंग। अगला, नेत्र में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है, किसके द्वारा? परितारिका यानी आइरिस के द्वारा। मानव नेत्र का लेंस होता है, तो मानव नेत्र का लेंस उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र में फोकस दूरी बदलती है, ठीक है। जब लेंस की मोटाई क्या होती है? बदलनी। तो लेंस की मोटाई को अगर बदलोगे तो मानव नेत्र का फोकस दूरी बदलेगा। पुतली का कार्य क्या है? तो पुतली का कार्य है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगले सवाल पर आइए, प्रतिबिंब और कार्य प्रणाली। देखिए, मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, कैसा होगा भाई? उल्टा होता है। मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, क्योंकि मानव नेत्र कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब, तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। रंग पहचानने वाली कोशिकाएं शंकु, है ना, शंकु होती हैं। शंकु कोशिकाएं का कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य क्या होता है? इनका उजाले में कार्य होता है रंग को पहचानने में। रंग कोशिकाएं सॉरी शंकु कोशिकाएं कार्य करती हैं, ठीक है। तो शंकु कोशिकाएं रंगों को पहचानने का कार्य करती हैं। एक ही क्वेश्चन बार बार मिल गया है। क्षणिका कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? तो ये मंद प्रकाश में काम आते हैं, ठीक है, ये हाईली एक्टिव हो जाते हैं। अगला, ये आपका क्षणिका है, यहाँ जो दिख रहा है ये क्षणिका है, ठीक है। और ये आपका कोण है जो प्रकाश में काम करेंगे। अगला, अंध बिंदु पर पाया जाता है। अंध बिंदु पर पाया जाता है, कुछ नहीं पाया जाएगा, है ना, वहां कुछ दिखेगा ही नहीं। अगला, ये दृष्टि, सीमाएं और क्षमता। तो मानव नेत्र में प्रकाश को फोकस करता है, तो प्रकाश को फोकस कौन करता है? लेंस करेगा। मानव नेत्र में सबसे अधिक अपवर्तन होता है, तो कहां पर होता है? कॉर्निया पर। सबसे अधिक अपवर्तन, क्योंकि सबसे पहले कौन मिल रहा है? कॉर्निया ही मिल रहा है, तो कॉर्निया पर ही होगा। नेत्र में, नेत्र की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता कहलाती है अनुकूलन क्षमता। नेत्र की फोकस दूरी को बदलने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? ये भी अनुकूलन क्षमता, है ना। फोकस दूरी बदलने की क्षमता क्या कहलाएगी? अनुकूलन क्षमता। मानव नेत्र का सामान्य निकट बिंदु क्या है? तो सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, लेकिन अगर दूरी वाला बिंदु पूछेगा तो हम कहेंगे अनंत होगा, ठीक है। ये भी वही वही क्वेश्चन हो गया। नहीं, मानव नेत्र का सामान्य दूर बिंदु, देखो दूर बिंदु पूछा तो अनंत हो जाएगा। मानव नेत्र का सामान्य दूर बिंदु क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। मानव नेत्र का सामान्य दृष्टि लगभग कितना डिग्री पर? 180 डिग्री पर। दृष्टि क्षेत्र कितने डिग्री का होता है? 180 पर होता है। देख रहे हो ना, यहाँ पर बनाया हुआ है ना, सामने से, है ना, तो 180 पर होता है, एकदम सामने सामने। अगला, दृष्टि दोष, कारण और निवारण। जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो उसके लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, और उसमें हम लोगों को जो दूर की वस्तु है वो नहीं दिखेगी। मायोपिया में सुधार किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा। हाइपरमेट्रोपिया व्यक्ति नहीं देख सकता है तो पास की वस्तु को नहीं देख सकता है ना, पास की वस्तु को नहीं देख सकता है। इसको दूर किससे करेंगे? उत्तल लेंस की मदद से दूर करेंगे। ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले सवाल पर आइए। अगला, वृद्धा अवस्था दृष्टि दोष कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रेस बायोपिया या जरा दृष्टि दोष कहते हैं। प्रेस बायोपिया में सुधार है तो किसके लिए यूज करते हैं? तो द्विफोकसी, है ना, द्विफोकसी लेंस का यूज करते हैं। बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। नेत्र के लेंस का धुंधलापन, धुंधला होना कहलाता है, क्या कहलाएगा? मोतियाबिंद कहलाएगा। मोतियाबिंद का उपचार किया जाता है, शल्य चिकित्सा से किया जाता है ना। ऑपरेशन करना होगा मोतियाबिंद का, तब जाकर के वो ठीक होगा, है ना, निकालना पड़ेगा।
रंग अंधता का कारण, तो क्या हो जाएगा, शंकु कोशिकाओं का अभाव, क्योंकि रंग देखने का काम शंकु कोशिकाओं का ही है और ये उजाले में काम करते हैं, तो ये काम ही नहीं कर पाएंगे, रंग अंधता का कारण यही होगा। मानव नेत्र की दृष्टि क्षमता घटने का कारण क्या हो जाएगा, तो उम्र भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकता है, ये सब तो कारण है ना, ये सब कारण से हो सकता है। ठीक है, मानव नेत्र की दृष्टि क्षमता घटने का कारण, तो ये तो सब हो जाएगा, वही बात आ गया कि आंख की सुरक्षा हेतु आवश्यक है, क्या है, तेज प्रकाश से बचाव, बिल्कुल सही है, संतुलित आहार ये भी चाहिए, नियमित जांच ये भी जरूरी है, यानी यहां आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिज्म और वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का विच्छेदन होता है, तो कहां से होता है, प्रिज्म से, है ना। श्वेत प्रकाश के विच्छेदन से प्राप्त रंग की संख्या कितने, 7 रंग। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। या फिर जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें भी कितने रंग है, 7 रंग। विबग्योर जिसको कहते हैं, बैजानी पीनाला। विबग्योर का पहला रंग कौन सा, वॉयलेट। पहला तो रेड ना, रेड कहेंगे इसको, रेड, है ना। पहला रंग क्या है, रेड है। नीचे से चलेंगे ना तो रेड है सबसे पहले। विबग्योर में भी सबसे अंतिम में, यानी बैगनी सबसे अंतिम में। श्वेत प्रकाश दिखाई देना दर्शाता है, तो श्वेत प्रकाश का मतलब है कि वह सभी रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है। कांच के प्रिज्म से सबसे अधिक विचलन होता है, किस रंग का होता है, बैगनी रंग का। इसी कारण से तो बैगनी रंग बहुत कम दिखता है, क्योंकि उसका विचलन क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा। अब आइए तरंगदैर्ध्य और ऊर्जा पर आ जाइए, है ना। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक, बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम, लंबी तरंगदैर्ध्य वाला है तो कौन हो जाएगा, लाल हो जाएगा। छोटी तरंगदैर्ध्य वाले रंग का प्रकीर्णन होता है ना, तो किसका अधिक होता है, तो नीला का होता है। बैगनी रंग का ऊर्जा होता है, तो चूंकि तरंगदैर्ध्य सबसे कम है तो ऊर्जा सबसे ज्यादा हो जाएगा। लाल रंग का ऊर्जा, तो चूंकि तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा है तो ऊर्जा क्या हो जाएगा, सबसे कम। क्लियर है बात ना, क्योंकि ये वाला सूत्र अगर आप पढ़े होंगे कि E बराबर hc बटा लेमडा होता है सूत्र, तो यहाँ पर लेमडा का मान अगर ज्यादा रहेगा तो E का मान यानी ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके कारण हम लोग का आकाश का रंग नीला दिखता है। हम लोग अपने हाथ में टॉर्च जलाते हैं तो उस लाल रंग का दिखता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य देता है क्योंकि प्रकीर्णन होता है, वो लाल रंग का दिखता है। सूर्यास्त के समय आकाश लाल दिखाई देता है, तो वही प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य क्या है, सबसे अधिक है और आवृत्ति सबसे कम होता है। यहाँ देख लो, ये लाल रंग हो जाता है ये जब सूर्योदय हो रहा होता है उस वक्त, फिर ये ऊपर एकदम हो जाता है सिर पर तब, है ना। नेक्स्ट, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा कि धुंध के समय वाहन चालक पीली रोशनी का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसका कम प्रकीर्णन होता है। सूर्य दोपहर में श्वेत दिखाई देता है क्योंकि उस दौरान उसका कम प्रकीर्णन होता है। इंद्रधनुष बनने में शामिल प्रक्रियाएं, तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों होगा, याद रखिएगा, अपवर्तन और परावर्तन दोनों होता है, ठीक है ना, दोनों होगा, हमेशा याद रखना है। यहां पर इंद्रधनुष का कारण क्या है, तो अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन सब हो जाएगा। इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग दिखाई देता है भाई, तो लाल रंग दिखाई देगा। क्लियर है बात। इंद्रधनुष में सबसे नीचे दिखाई देता है तो कौन सा रंग, बैगनी रंग दिखाई देगा। इंद्रधनुष में सबसे ये क्वेश्चन इसको रिजेक्ट किया जाए, वही यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा वस्तुओं का रंग, रंगीन वस्तुएं दिखाई देती हैं क्योंकि वो कुछ रंगों को अवशोषित करती हैं और कुछ को परावर्तित, है ना, कुछ को अवशोषित और कुछ को परावर्तित। देखो व्हाइट कलर जो है वो सभी रंगों को परावर्तित कर देगा। यहां पर जो आपका ब्लैक कलर का मटेरियल होगा वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा। आई जो जैसे लाल रंग हो गया
तो लाल बाकी सबको अवशोषित कर लेगा और लाल को परावर्तित कर लेगा। अगर हरा वस्तु है, मान लो ये ब्लू है, तो ये ब्लू कलर को छोड़कर बाकी सबको अवशोषित कर लेगा और ब्लू कलर को यहां से क्या करेगा, परावर्तित करा देगा। क्लियर है बात। काला रंग दिखाई देता है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। श्वेत वस्तु दिखाई देता है क्योंकि वह सभी रंगों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। रंगीन संसार अध्याय मुख्यतः संबंधित है, तो प्रकाश से संबंधित है। ओके, हो गया, ये भी हमारा चैप्टर सफा है ना। देखिए, धन्यवाद। अभ्यास ही सफलता की कुंजी, याद रखिएगा। जब तक आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा नहीं करेंगे, आप एग्जाम में स्कोर का कोई चर्चा नहीं कर सकते। यहां से भी हम लोग 60 क्वेश्चन कवर किए हैं, हर टॉपिक को उठा करके। ध्यान रखो, टॉपिक वाइज हम आपसे क्वेश्चन कराए, ऐसा नहीं कि रैंडम क्वेश्चन कराए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दिए हैं और हर टॉपिक से 5-5, 6-6 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो क्वेश्चन पॉसिबल बन सकता है। इन क्वेश्चंस को रिलेट करके आप चाहोगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाने की क्षमता रखोगे। देखो, आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बेहतर चल रहा है और आपको दोस्तों तक भी इसको शेयर कर देना चाहिए, तो जरूर शेयर कर दीजिए जो आपके साथ तैयारी में लगे हुए हैं। और हम लोग 11th का बैच भी लॉन्च करेंगे जब आप सभी का रिजल्ट आ जाएगा। तो उस वक्त अगर आपको फ्री में पूरा केमिस्ट्री का 11th का पूरा केमिस्ट्री हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में स्टडी करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास सेव्ड रखिए, ताकि मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और आप मेरे साथ अपनी तैयारी को और मजबूत बना सके। आइए अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला चैप्टर है विद्युत परिपथ, है ना। इसमें देखिए आप 60 यहां पर भी हम प्रश्न लेकर आए हैं और वो भी टॉपिक वाइज। आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। भाई, तो हम सब जानते हैं एम्पियर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ओम को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। वाट को W द्वारा दिखाते हैं। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चूंकि ऊर्जा है, ऊर्जा का जूल है और जूल को J से दिखाते हैं, ठीक है ना। एम्पियर को A से दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। इकाइयां और परिभाषाएं। एक कूलम बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, है ना। क्योंकि देखिए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT ना, IT। और हम सभी जान रहे हैं कि I जो है क्या है एम्पियर में, तो 1 एम्पियर, और T जो है वो क्या है सेकेंड, तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। घरेलू ऊर्जा का इकाई क्या होता है, किलोवाट घंटा, जिसको आप 1 यूनिट भी कह देते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। प्रतिरोधकता का ऐसा इकाई क्या हो जाएगा, ओम मीटर। प्रतिरोधकता, है ना, प्रतिरोधकता, ठीक है, R इंटू एल बाई ए बाई एल, ठीक है। तो ओम हो जाएगा, ऊपर में मीटर स्क्वायर, नीचे में मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो ओम मीटर हो जाता है। धारा का मात्रक कूलम प्रति सेकंड कहलाता है, वो किसके बराबर है, एम्पियर के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम। ओम का नियम कहता है कि भाई किसी भी पथ में प्रवाहित जो विद्युत धारा की मात्रा है वो उसके विभवांतर के समानुपाती है। भी समानुपाती, भी समानुपाती आई, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक स्थिरांक लगाते हैं, आई आर हो जाता है। आर को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, आई को विद्युत धारा और भी को विभवांतर, तो भी बराबर आई आर। यदि भी का मान बढ़ेगा तो आर स्थिर रहे तो आई का मान क्या होगा, आई का मान भी बढ़ेगा। भी बढ़ाएंगे तो आई भी बढ़ेगा, यही ना समानुपाती संबंध हुआ, ठीक है। ओम के नियम का ग्राफ तो सीधी रेखा होगा, क्योंकि समानुपाती संबंध है, तो सीधा लाइन रहेगा भी और आई के बीच में। यहां देख लीजिए ग्राफ बनाया हुआ। यदि आर का मान 10 ओम हो और आई का मान अगर 2 एम्पियर, तो देखो भी बराबर क्या सूत्र है, आई आर। अब आर का मान और आई का मान, तो भी बराबर निकल जाएगा। आई का मान कितना है, 2 है, और आर का मान कितना है, 10, तो 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। ओम का नियम लागू होता है, किस पर लागू होता है, धातुओं पर लागू होता है, क्योंकि विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक आपका धातु ही है, तो धातु पर ही लागू। अगले सवाल पर आइए। तापीय प्रभाव, तापीय प्रभाव और जूल का नियम। तो क्या कहता है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, तो क्या है कि P बराबर VI भी लिख सकते हैं, और इसको तोड़िएगा तो आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, और वी स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर भी लिखा जा सकता है, तो सभी हो गए। उष्मीय प्रभाव का नियम किसने दिया है, जूल ने दिया है, ठीक है। जूल का नियम तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ पर I बराबर सूत्र रख दो तो VIT बन जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर तुम मतलब R बराबर रख दोगे तो V स्क्वायर बाई आर बन जाएगा।
तो यहाँ पर सभी सूत्र हो जाएगा। क्लियर है बात ना। अगले पर आ जाइए। विद्युत हीटर का कार्य सिद्धांत। विद्युत हीटर किस पर काम करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है ना। उसके अंदर करंट का फ्लो होता है और वही गर्म होकर के फिर ऊष्मा प्रभाव उत्पन्न करता है। विद्युत ऊर्जा निर्भर करती है तो शक्ति पर भी और समय पर भी। ऊर्जा शक्ति और समय दोनों पर निर्भर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई पर बिल्कुल, क्षेत्रफल पर बिल्कुल, और पदार्थ के प्रकृति पर तो बिल्कुल, सभी पर हो जाएगा। प्रतिरोध हम लोग पढ़े हैं ना कि R समानुपाती L बाई ए। R जो है वो तार के लंबाई के समानुपाती और उसके क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि प्रतिरोध दोगुना का हो जाए तो धारा, प्रतिरोध अगर दोगुना कीजिएगा तो प्रतिरोध और विद्युत धारा एक दूसरे के विपरीत हो गया ना। देखिए तो V बराबर आई आर है, तो I बराबर V बट्टा आर ना। तो I और R एक दूसरे को उल्टा हो गया, विपरीत हो गया। तो अगर आप प्रतिरोध को दोगुना कीजिएगा, दोगुना कर दीजिएगा, तो I का मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, अधिक मोटा तार होगा तो उसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि अधिक मोटा तार रहेगा तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा, और अगर क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम। क्लियर है बात ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धातुओं में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। ताप जितना ज्यादा बढ़ाएगा प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, अधिक प्रतिरोध का अर्थ है कम धारा का प्रवाह होना। जितना ज्यादा प्रतिरोध रहेगा उतना कम धारा प्रवाहित होगा। अगला सवाल है, चालक का उदाहरण है तो तांबा, जो धातु है वो विद्युत का चालक है। कुचालक का उदाहरण रबड़। तांबे का प्रतिरोधकता कम रहता है। प्रतिरोध का व्युत्पन्न कहलाता है, प्रतिरोध का व्युत्पन्न क्या कहलाता है? चालकता, है ना, चालकत्व। अगला एलईडी, तो लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन में क्या है? देखिए यही श्रेणी संयोजन है कि जितने भी यहाँ पर प्रतिरोध है सबको एक श्रेणी में जोड़ दिया गया है। ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और याद रखिए कि जो घर में कनेक्शन होता है वो श्रेणी क्रम नहीं होता, वो पार्श्व क्रम होता है, पैरेलल सीरीज होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा की मात्रा क्या होगी? समान होगी। ये धारा समान होगी, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। श्रेणी संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि सभी जुड़ रहे हैं ना, एक साथ जुड़ जाएंगे सामने सामने। इसका समतुल्य प्रतिरोध अगर देखेंगे, आर टोटल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में तो बढ़ेगा। ए मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, आ मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में, जैसे यहीं पर जोड़ दिया जाएगा ए मीटर ए। ठीक है, श्रेणी संयोजन का उपयोग सजावट लाइट में, सजावट लाइट में जो हम लोग दीपावली वगैरह में सजाते हैं ना घर को, जो ट्विंकलिंग लाइट होता है, भुकचुक करते रहता है, उसी के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। यदि दो प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम श्रेणी में हो तो समतुल्य कितना हो जाएगा? तो श्रेणी में रहेगा तो दोनों जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देख रहे हो ना, यहाँ जोड़े हैं तो डायरेक्ट जोड़ देना है, श्रेणी है तो जोड़ देना है। और अगर पार्श्व है तो 1 बाई, देखिए यहाँ पर पार्श्व में विभवांतर सेम रहेगा, विद्युत धारा का मात्रा बदल जाएगा। तो पार्श्व में 1 बाई आर इक्वल टू हो जाता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 हो जाता है ना। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रा अलग अलग हो जाता है, विभवांतर तो सेम ही रहेगा। अगला देखिए यहाँ पर समांतर संयोजन में विभवांतर समान रहता है, लेकिन श्रेणी वाले में अलग अलग हो जाता है। समांतर संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि उल्टा हो जा रहा है ना, देखो घट जा रहा है तो उल्टा हो जाएगा, घटता है। घरेलू परिपथों में कौन सा? तो समांतर, जैसा कि आपको हम बोले। वोल्ट मीटर समांतर में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर में जोड़ा जाएगा, ऐसे जोड़ा जाएगा, है ना, ऐसे जोड़ा जाएगा। वही प्रतिरोध 2 और 3 समांतर में हो तब क्या होगा? तो 2 और 3 समांतर में रहेगा तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, ऊपर में 2 प्लस 3 तो 5 बट्टा 6, मतलब R बराबर 6 बट्टा 5, 1.2 ओम हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात ना। नेक्स्ट अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल कह रहा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है ना,
टंगस्टन का, इसमें ये गलत दिया है, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? अधिक होने से क्या होता है? जल्दी नहीं पिघलता है, जल्दी नहीं पिघलता है। बल्ब का काला होना कारण क्या है? टंगस्टन का जमना।